गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 17 ग्रुप एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियसली जब पीरियोडिक टेबल को जब डिफाइन किया गया था या एक्सप्लेन किया गया था, उसमें आपको बताया गया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। तो 18 ग्रुप में हम पढ़ते पढ़ते अब कहाँ पहुँच गए हैं? 17 ग्रुप में। यानी 17 ग्रुप का प्लेस कहाँ पे होता है? तो सबसे अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो नोबल गैस के जस्ट पहले वाला ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये आपका होता है क्या? 17 ग्रुप एलिमेंट, इसको हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना 1811 में एक साइंटिस्ट थे स्वीगर। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था? हैलोजन फैमिली को 17 ग्रुप को हैलोजन नाम दिया। ठीक है ना? 1811 में स्वीगर साइंटिस्ट ने 17 ग्रुप को क्या नाम दिया था? हैलोजन फैमिली नाम दिया था। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसके पीछे ये था, ध्यान देना, जो 17 ग्रुप के मेंबर होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीटीन और एक 2016 में न्यू एलिमेंट की खोज हुई है जो है टेनिसिन। इसको आप टीएस से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो ये एस्टीटीन और टेनिसिन जो होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और आपको मालूम है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनका न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो उसमें से क्या होगी? रेस इमिटेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगे उसमें से, और वो क्या होगा? वे स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट एलिमेंट में ब्रेक कर जाता है। इसलिए हमें एस्टीटीन और टेंसिन का स्टडी नहीं करना होता है इसमें। ठीक है ना? अब ध्यान देना, इसका नाम हैलोजन क्यों पड़ा? इसके पीछे रीजन ये है कि ध्यान देना, ये जो हैलोजन है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इससे भी बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अब ये कौन कौन से ग्रीक है? पहला आपका हो जाएगा हेलो। हेलो मींस होता है साल। ठीक है ना? ग्रीक में हेलो मींस होता है साल। और किस साल की बात करते हैं? जनरली हम किस साल की बात करते हैं? 30 साल की बात करते हैं। ठीक, और जेन फॉर जेनेसिस, मतलब जेनेसिस मतलब आप जानते हैं फॉर्मेशन की बात करते हैं। यानी कि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं ये क्या करते हैं? सॉर्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, भी ग्रुप एलिमेंट में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें होता है NS2 NP5। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की दूरी पे है। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होंगे? ये स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि 17 ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये चाहते हैं कि एनी हाउ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए और इसका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। इसको आप किस कॉन्फ़िगरेशन लाएंगे? 1s2 2s2 एंड 2p5। अब हम उस दिन बोले थे कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या करेंगे? जो हमारे नोबल गैस है, इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है उससे हम क्या कर देंगे? उसके जस्ट पहले वाला फ्लोरीन के जस्ट पहले जो नोबल गैस आएगा, इसके इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हीलियम, राइट? 9 से पहले हीलियम होता है, जो होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोरीन का He आप लिख लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? ध्यान देना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे इसका मतलब है कि आपने इनर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। केवल हीलियम लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरीन का, तो कैसे डाउन टू ग्रुप अगर हम जाते हैं तो हमको एटॉमिक नंबर लिखने आना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे मान लो 9 है, इसमें आप सिंपली ऐड कर दीजिए +8।
तो 9 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या 17। अब क्लोरीन का डायनामिक कितना हो गया 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे। अब बताओ क्लोरीन के जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस आएगा, तो नियान। नियान में कितना होता है 10। अब चूंकि क्लोरीन थर्ड ग्रुप का है तो यहां हो जाएगा 3s2 एंड 3p5। ये सब चीजें बहुत पहले डिस्कस हो चुका था। उसके बाद से अब क्या होगा 17 में आप फर्दर इंक्लूड कर दीजिए कितना 18 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है ना, तो ब्रोमीन का हो गया 35। और नियान के बाद जो जस्ट आपका नंबर गैस आता है वो आता है क्या आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। अब यहाँ पे क्या होगा देखो 3p है, 3p के बाद से इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 4s में, और 4s में जाने पर वापस से कहाँ पे आता है 3d के अंदर आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3d10 4s2 एंड 4p5। इसके बाद अगर आयोडीन की बात करें तो ध्यान देना यहाँ पे 35 में फर्दर आप क्या करिए 18 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 53। तो हीलियम के अगर आर्गन के बाद हम बात करें नोबल गैस तो हमारा आएगा क्रिप्टन, और क्रिप्टन का अगर इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो इसके बाद जो हमारा आयोडीन है ये किस पीरियड में आएगा 5th पीरियड में आएगा। तो 5th पीरियड में आएगा, ध्यान देना यहाँ से आपका फर्दर 4d में इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो हो जाएगा 4d10 5s2 एंड 5p5। एस्टिटिनियम का अगर बनाना चाहें तो भी बना लें, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पे जीनोम से रिप्लेस कर दीजिए, आपका हो जाएगा 4f14 5d10 एंड 6s2 6p5। ये बचपन से आपको पढ़ते आते हैं, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं चाहिए। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में आप जानते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देन एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। पीछे रीजन क्या होता है इसके, तो ध्यान देना आप लिख सकते हो ड्यू टू, पहला हो जाएगा एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल, यहां देख लो कि अगर हम क्लोरीन में है, ध्यान देना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 2p में जा रहा है, क्लोरीन में 3p में जा रहा है, ब्रोमीन में 4p में जा रहा है, आयोडीन में 5p में, एस्टिटीन में 6p में, यानी कि धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है सेकंड प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा रीजन कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने के पीछे भी रीजन ये है कि यहाँ पे जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ये भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्यों स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ये बताया जा चुका है बहुत पहले कि ध्यान देना जब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिपेल करते हैं। जाहिर सी बात है आपको एक चीज बताई गई थी, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या होंगे सेल होते हैं, ठीक है ना। तो सेल में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो भाई इनर सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है न्यूक्लियस का नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे, वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं फ्लोरीन टू अब डाउन आ जाइए टेनिसिन तक, तो क्या होता है साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। उसके पीछे रीजन ये है कि नए नए सेल ऐड हो रहे हैं, दूसरी बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, उसके पीछे रीजन है स्क्रीनिंग इफेक्ट या सीडिंग इफेक्ट का बढ़ना, ठीक है ना। सीडिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा इसका अप्रोच उतना कम होगा और ये एक्सपेंड कर जाता है, साइज बढ़ जाती है। तो ठीक, तो ये हमारा रहा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस पहली प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ध्यान देना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम या आइसोलेटेड गैसियस एटम बोल सकते हैं।
इसका क्या मतलब है ध्यान देना, हम इसमें एक सेपरेट यानी सिंगल एटम को कंसीडर करते हैं, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर ऐसे आपके जो सेल होते हैं, ध्यान देना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये लास्ट अगर सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का इसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा भाई। देखो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन होता क्या है, ध्यान देना, इनर सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ये अपोज करेंगे। ध्यान देना, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन कभी नहीं चाहेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, सब चाहेंगे सभी को अट्रैक्ट करे। बात समझ आ रहा है, और जैसे नेचर के होते हैं, ठीक। तो अब ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है तो जाहिर सी बात है आपको उतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी जितना न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए कुछ अमाउंट में हमको एनर्जी देनी पड़ती है, और जो एनर्जी हम देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, इसको आप डिफाइन करते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब कि सिंगल एटम की बात हो रही है, बॉन्डेड स्टेट में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो अब तुम खुद अंदाजा लगाओ, साइज जितना बढ़ता जाएगा जाहिर सी बात है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही डिक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, आप एक वर्ड में लिखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, ठीक है, या साइज आप बोल सकते हो। ध्यान देना, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अभी आपने क्या पढ़ा है, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस आपने पढ़ा है अभी, तो आपका ऊपर से नीचे जाने पे साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है एनर्जी क्या होगी, घटेगी। इसीलिए ध्यान रखना बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है। अब तुम ये बताओ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। आप ये जानते हैं कि जो 17 ग्रुप एलिमेंट है वो स्ट्रांगली क्या है, नॉन मेटेलिक है। ध्यान देना, ये क्या है, नॉन मेटेलिक है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनका जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से कौन करता है, तो मेटल करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, 17 ग्रुप ही नहीं किसी भी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आप आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो जाहिर सी बात है, आपसे कोई ये पूछ दे कि सबसे अच्छा मेटल कौन होता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे लो होगी वो सबसे जबरदस्त मेटल होगा, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा, ठीक है। खैर ये सब बातें तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी आप इसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सारी प्रॉपर्टीज वही है, बस इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पढ़ लेना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी लिखो या एनर्जी लिखो, दोनों एक ही चीज होती है। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जनरल NS2 Np5। तो ध्यान देना, अगर हम देखें S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में टोटल 6 तो रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ही है, तो हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो भी हमारे 17 ग्रुप एलिमेंट है उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, एक इलेक्ट्रॉन आए इसमें भर जाए और ये क्या कर ले, नोबल गैस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। अब तुम ये बताओ, हम स्टेबिलिटी के लिए एक चीज और जानते हैं, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ध्यान देना। तो इसके लिए एक रिलेशन होता है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब कि जिसकी एनर्जी जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बात समझ आ रहा है कि जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी
स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जितने भी 17 ग्रुप एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, अभी ये अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है, मतलब कि अभी जो स्टार्टिंग फेज है इसमें इसकी एनर्जी क्या है, हाई है, और ये चाहता है कि अपनी एनर्जी को लूज करके स्टेबल हो जाए। तो लूज कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान देना, जब कभी भी जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं उसको। और यहाँ से जब एनर्जी लूज करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, और एनर्जी अगर डिक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे वो क्या रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, तो एनर्जी लूज कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, स्टेबिलिटी बढ़ी, स्टेबिलिटी बढ़ी मतलब कि एनर्जी घटी, एनर्जी घटी मतलब एनर्जी लूज किया। अब एनर्जी लूज किया किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। तो आप लिख सकते हो ना कि अगर एनर्जी, ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनर्जी लूज कर रहा है तो डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी चेंज इन एंथैल्पी। ध्यान देना, डेल्टा एच, यहाँ पे डेल क्या है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और एच हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन एनर्जी जो है या चेंज इन हीट जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब है पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें 17 ग्रुप एलिमेंट को, तो 17 ग्रुप एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ध्यान देना, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की गेन करता है बहुत ढेर सारा एनर्जी लूज करके अपने को स्टेबल कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है ये क्या होती है, मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट है मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। लेकिन पीरियोडिक टेबल के कंपैरिजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी होती है, लेकिन अब इनमें खुद में अगर हम कंपेयर करें, यानी कि अब यहाँ पे फिर वापस से बात करें कि भाई ग्रुप में जो डिस्कशन आप कर रहे हैं तो आपको बॉटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो आप ये कहते हैं कि देखो अगर हम फ्लोरीन टू नीचे जाए आयोडीन तक ही आते हैं, क्योंकि ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनका पढ़ने कोई मतलब नहीं है। तो देखो फ्लोरीन टू आयोडीन आएंगे तो आप कहते हैं सर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ता है। और एक चीज और है कि जब यहाँ पे सुनो फ्लोरीन की साइज छोटी है, साइज छोटा होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। क्यों? क्योंकि ध्यान देना फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, ऊपर से नीचे आने की साइज बढ़ रही है, तो इसका सबसे छोटा होगा, फिर थोड़ा बड़ा इसका होगा, फिर इसका बड़ा होगा, फिर इसका बड़ा होगा। तो ये बताओ अगर साइज छोटा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये एटम श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाता है, ठीक, और यहाँ से एनर्जी ज्यादा लूज करेगा, ठीक। जनरल ट्रेंड ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, यहाँ भी देखो फ्लोरीन की साइज जो होता है वो एक्सेप्शनली वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। लिख सकते हो द साइज ऑफ फ्लोरीन इज एक्सेप्शनली वेरी स्मॉल। अब बहुत छोटा होता है तो क्या होता है, अब समझो। फ्लोरीन नाम हमारे पास है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। फ्लोरीन में कुल कितने सेल हैं, ध्यान दो इधर, 1 और 2 दो ही सेल है। इनर वाला हो गया फर्स्ट सेल और सेकंड हो गया ये आपका सेकंड वाला हो गया, ठीक है ऐसे। अब आप कह रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 पढ़ाया था ना, यहाँ पे लिखोगे तो 1s2 2s2 2p5। अब 2 में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पहले से मालूम है आपको, ठीक। अगर ये हम फ्लोरीन के एटम को हमने रिप्रेजेंट किया और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे क्लोरीन के एटम को रिप्रेजेंट करें तो क्लोरीन में कितने हैं, क्लोरीन में देखो फर्स्ट सेकंड, देखो फर्स्ट सेकंड इसी में आ जाएगा नियॉन के अंदर, और थर्ड यानी 3 सेल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो देखो इसको अगर बनाओगे देखो 1 2 3, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सेल बढ़ा। तो जब नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो क्या होगा, इसकी साइज इंक्रीज हो गई, और जब इसकी साइज इंक्रीज हो गई तो जाहिर सी बात है ये फ्लोरीन से तो बड़ा होगा। तो अब ध्यान देना इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन रखोगे
तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास में, किसके केस में, क्लोरीन के केस में। क्यों पास पास में, क्योंकि इसकी साइज एक्सेप्शनली बहुत स्मॉल होती है। तो बहुत स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पास पास होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर पास पास है तो समझो सिंगल चार्ज रिपेल ईच अदर, तो इनके बीच में क्या होगा, ऑलरेडी रिपल्सन है। और आपको करना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड करना है। एक तो ऑलरेडी इसमें ध्यान देना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहते हैं, तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है ये क्या हो जाता है, वेरी हाई हो जाता है। और जहां कहीं रिपल्सन हाई हो जाएगा तो वहां पे स्टेबिलिटी आएगी नहीं, और स्टेबिलिटी आएगी नहीं मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जी को लूज नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू होता है वो लेस नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन में आप देखो साइज बड़ी है, आप कहीं से भी एडजस्ट करा लीजिए, कोई बहुत प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, लेकिन एज कंपेयर टू क्लोरीन बहुत लेस होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना ये आसानी से इसको ले लेगा और यहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकल जाएगी। इसलिए हम कहते हैं, ध्यान देना, जो अपट्रेंड होगा वो क्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ध्यान देना क्लोरीन से ज्यादा होता है, और वापस से आप इसको लिख सकते हैं फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये ट्रेंड होता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है एक्सेप्शन से। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं ऑल हेलोजन्स फॉर्म कलर कंपाउंड। ध्यान दें, जितने भी हेलोजन्स होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब कौन कौन सा कलर कब बनता है ये तो आपको डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझो हमारा जो क्लोरीन होता है ये आपका होता है येलो कलर का, क्लोरीन जो है ये आपका है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन जो है आपका ये रेड कलर का होता है, और आयोडीन जो है ये आपका होता है वायलेट कलर, ठीक है ना। अब कोई ये पूछ दे कि ये कलर आते क्यों है, तो इसके लिए चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में तो वहां पे बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं कैसा होता क्यों। ध्यान देना, हेलोजन के केस में जो होमो एंड ल्यूमो ये जो सेल है इनके बीच की जो एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है, इनके बीच में बहुत कम गैप होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये आपका हो गया होमो, और ऊपर मान लो एक हम बना रहे हैं ये हमारा हो गया ल्यूमो एल्यूएमो। होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ध्यान देना, होमो का मतलब है एक एच को ही लिखना, यहाँ पे होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो होता क्या है, आप जब एटम को हीट करते हैं यानी एनर्जी देते हैं, तो जब एटम को हीट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, और एनर्जी को जब गेन करेगा तो क्या होगा, उसकी अपनी एनर्जी बढ़ गई, और जब अपनी एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होकर कहां पहुंच गया, ध्यान देना ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर वहां में एक्साइट होकर यहां पर पहुंच गया। तो आपको मालूम है कि अगर एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी सेल में अगर जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है कुछ समय के बाद वो वापस से डी एक्साइट होता है, और डी एक्साइट होता है तो क्या करेगा, जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी को गेन किया रहेगा वो वापस से क्या करेगा, उसको इमिट कर देगा, और इमिट करेगा, ध्यान देना ये जब डी एक्साइट होकर वापस आएगा तो जो एनर्जी इमिट करेगा उस किसके फॉर्म में करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में करेगा, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनके बहुत सारे रेंज होते हैं, ठीक है ना, ये विजिबल भी होते हैं, इंफ्रारेड भी होती है, माइक्रोवेव्स भी होती है,
ठीक है ना। रेडियो वेव्स भी होती है, कॉस्मिक होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है, मतलब दुनिया की सारी रे होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब वापस से डी एक्साइट होगा और जो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करेगा, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं, विजिबल रीजन में होते हैं, ठीक है ना। विजिबल रीजन कितना होता है, तो आप बोलते हैं 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, या ऐसे बोल सकते हो कि 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के रेंज में हम चीजों को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो हैलोजन है वो विजिबल रेंज के रेडिएशन को इमिट करते हैं, इसी वजह से हमको क्या दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं आज के लेक्चर में। फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट में हम कहते हैं हमारा जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये दोनों क्या है, गैस है। ब्रोमीन क्या होता है, तो ब्रोमीन लिक्विड है। और आयोडीन हमारा क्या है, इसको F2Cl2Br2 के फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि ध्यान देना ये मोनोटॉमिक में यूज करेगा नहीं, डायटोमिक के फॉर्म में यूज करेगा। ये जो हमारा आयोडीन होता है ये क्या होता है, सॉलिड। ये इसका फिजिकल स्टेट हो गया। यहाँ पे अगर हम लगे हाथ MPN BP, मतलब प्रश्न होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये टॉप टू बॉटम क्या होगा, ध्यान दो, सोचो क्या होगा टॉप टू बॉटम। देखो ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी सरफेस बढ़ेगा, सरफेस बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेगी। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ अमाउंट की हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और यही होता है, ध्यान देना कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्लोरीन का बहुत कम है तो गैस फेज में है, इसका थोड़ा ज्यादा है तो लिक्विड में है, और सबसे ज्यादा आयोडीन का है ये क्या है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी है जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।